हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो आइए हम लोग मिलकर तैयारी करते हैं। तेरी किताबें गवाही देंगी, तेरी किताबें गवाही देंगी, तेरा पसीना गवाह बनेगा, तेरा पसीना गवाह बनेगा, और एक दिन तेरा रिजल्ट सबका जवाब बनेगा, और एक दिन तेरा रिजल्ट सबका जवाब बनेगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। तो आपको बेहतरीन तरीके से पुष्प की संरचना बताएंगे, और बोर्ड एग्जाम में से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप ये क्लास लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो भी पेपर आएगा आप उसका धुआं धुआं कर देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये पुष्प का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पुष्प की संरचना बनी हुई है। तो इसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा, और ये पुष्प की जो संरचना है यहाँ पे इसका जो भी थोड़ा सा मेन पॉइंट है उसको लिख दिया गया है। तो यहाँ पे एक बात और सुनिए, जो पुष्प की संरचना है ये 4 चक्र से मिलकर बना होता है। मतलब जो पुष्प होता है ये 4 चक्र से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखिए पुष्प में 4 चक्र कौन कौन से होते हैं। तो इसमें क्या होता है भैया, पहला चक्र क्या होता है, बाह्य दल होता है। और जब पुष्प बड़ा होता है, मतलब जब पुष्प खिलता है, तो उसमें चटकीले रंग की पंखुड़ियां निकलती हैं, जो कि क्या होता है भैया, लाल रंग की होती हैं, पीले रंग की होती हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दल कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, पेटल कहते हैं। लेकिन जब पुष्प और बड़ा होता है तो इसमें इस प्रकार की कुछ संरचनाएं देखने के लिए मिलती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, ये देखिए बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, या इसे अंडप कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो एक पुष्प जो होता है 4 चक्र से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे बात यह समझ लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं पुष्प की संरचना। तो यहाँ पे देखिए एक पूर्ण पुष्प 4 चक्र बाह्य दल, दल, पुंकेसर व स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। इनमें से बाह्य दल व दल को सहायक चक्र कहते हैं, तथा पुंकेसर व स्त्री केसर को आवश्यक चक्र कहते हैं। अब आइए इस पॉइंट को बढ़िया समझ लेते हैं। तो भैया एक पुष्प जो होता है वो 4 चक्र से मिलकर बना होता है, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब यहाँ पे बात समझिए, पुंकेसर जो होता है ये पुष्प का क्या होता है, नर भाग होता है, और जो स्त्री केसर होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है। अब यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसमें हरे रंग की पंखुड़ियां होती है। मतलब जब पुष्प कली अवस्था में होगा, जैसे मान लीजिए ये पुष्प है, और ये जब कली अवस्था में होगा ना, तो इसके ऊपर एक हरे रंग का आवरण होता है, और इसी हरे रंग के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। और जब पुष्प खिलता है तो ये बाह्य दल क्या होता है, मतलब क्या होता है, पुष्प के नीचे हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पुष्प के नीचे दिखाई दे रहा है, ये पुष्प के नीचे हो जाता है। तो ये बाह्य दल क्या होता है, पुष्प के नीचे रहता है, जैसा कि आप लोग पुष्प में देख पाते होंगे। अब यहाँ पे बात समझिए, अगर पुष्प में जो बाह्य दल है ये हरे रंग की पंखुड़ियां हैं, एक है, दो है या तीन है, तो भैया अगर मान लीजिए एक दो है तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे। लेकिन जब ये पुष्प की पंखुड़ियां अधिक हो जाएंगी, मतलब कई सारी हो जाएंगी, तो भैया बाह्य दल का क्या हो जाएगा, एक समूह बन जाता है। जब भैया बाह्य दल का समूह हो जाएगा, तो जो बाह्य दल का समूह होता है, बाह्य दल का समूह, बाह्य दल का बाह्य दल का समूह, बाह्य दल का समूह क्या कहलाएगा, बाह्य दल पुंज कहलाता है। बाह्य दल पुंज कहलाएगा। मतलब इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहते हैं, जिसे कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। अब भैया बाह्य दल पुंज जो होता है इसका कार्य क्या होता है, तो भैया बाह्य दल पुंज क्या होता है, पुष्प का प्रथम चक्र होता है। बाह्य दल पुंज पुष्प का प्रथम चक्र होता है, जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। इसका प्रमुख कार्य, मतलब इसका प्रमुख कार्य, मतलब जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो जननांगों की सुरक्षा करना होता है, जननांगों की सुरक्षा करना होता है। और ये क्या होता है भैया, प्रायः हरे रंग का होता है। अब यहाँ पे बात समझिए, जैसे जैसे पुष्प वृद्धि करता है, बड़ा होता है, तो इसमें क्या होता है,
मतलब चटकीले रंग की पंखुड़ियां निकलती हैं, चटकीले रंग की पंखुड़ियां निकलती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दल कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं भैया, पेटल कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, जब ये चटकीले रंग की पंखुड़ियां आप लोग देखते हैं पुष्प में कई सारी होती हैं, जब पुष्प में कई सारी होती हैं तो इस पंखुड़ियों को क्या होता है, समूह बन जाता है। अब भैया जो दल का समूह होगा, दल का समूह क्या कहलाएगा भैया, दलपुंज कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए दलपुंज कहलाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। तो भैया दल का समूह क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। अब यहां पे बात समझिए, दलपुंज कहलाएगा तो दलपुंज क्या होता है, पुष्प का दूसरा चक्र होता है। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो अधिकतर चटकीले रंग का व सुगंधित होता है, चटकीले रंग का व सुगंधित होता है। मतलब ये क्या होता है भैया, चटकीले रंग का और सुगंधित होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है परागण क्रिया के लिए, परागण क्रिया के लिए, मतलब यहाँ पे कीटों को आकर्षित करने के लिए, मतलब इसका कार्य होता है। तो भैया परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करना होता है। मतलब दल का क्या होता है भैया, कार्य होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। अब ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो भैया इसीलिए ये पुष्प में क्या होते हैं, चटकीले रंग की पंखुड़ियां होती हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, मान लीजिए जब अपने यहाँ शादी ब्याह का सीजन चलता है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब दावत जाते हैं, जब दावत जाएंगे तो भैया क्या होता है, चटकीले रंग का कपड़ा पहनेंगे, मतलब रंग बिरंगा सा कपड़ा पहनेंगे। और जो लड़के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बाल को अच्छी तरीके से रंगवा लेते हैं कुछ लोग। तो भैया जब ऐसा मतलब बाल उल को रंगवा लेंगे, तो जब वहां पे मतलब दावत पे जाएंगे और बहुत सारे लोग जब चटकीले कपड़ा पहनते हैं, तो भैया क्या होता है, उनमें भी उनको तसल्ली नहीं मिलती है। जब उनमें भी उनको तसल्ली नहीं मिलती है तो क्या करेंगे भैया, क्या कर लेंगे, सेंट भी मार लेंगे। जब सेंट मार लेंगे, अगर वहां पे मान लीजिए पहुंच गए तो कोई खाना खा रहा है, अब उसके बगल से कोई गुजर गया है ना, तो वो उसको केवल भैया सेंट की महक आ गई। जो सेंट की महक आएगी तो देखेगा भैया बहुत लपक झपक कोई कपड़ा पहना है, तो बेचारा देखने के लिए इधर से घूम के जाएगा उसको देखने के लिए कि कौन है भैया इतना ज्यादा सेंट वेंट मार करके इतना लपक झपक वाला कपड़ा पहन के आया। तो उसमें से क्या हुआ, आकर्षण हुआ। जब उसमें से आकर्षण हुआ तो भैया ये दल भी क्या करता है, अपनी ओर कीटों को आकर्षित करता है। मतलब ये क्या करता है, अपनी ओर कीटों को आकर्षित करता है। अब जैसे पुष्प बड़ा होता है तो उसमें ये संरचनाएं देखने के लिए मिलती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। ये क्या होता है बालकों, तो भैया ये पुष्प का नर भाग होता है। अब यहाँ पे बात समझिए, जो पुंकेसर होता है यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का तीसरा चक्र होता है। और ये मतलब क्या करता है भैया, इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, परागकोश, ये जो ऊपर देख रहे हैं परागकोश, फिर ये क्या है, योज, और यहाँ पे देख सकते हैं तंतु या पुतंतु होता है। क्या होता है भैया, तंतु या पुतंतु। और भैया तंतु या पुतंतु को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। परागकोश को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और यहाँ पे योज को क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। अब भैया परागकोश के अंदर क्या बनता है, छोटे छोटे कण होते हैं। मतलब परागकोश के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। अब जब परागकोश क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, तो यहाँ पे परागकोश क्या हो जाएगा, फट जाता है। मतलब जब परागकोश फट जाता है, ये पराग कण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और पराग कण क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। मतलब पराग कण क्या होते हैं भैया, चिपचिपे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे कीट आएंगे, जैसे यहाँ पे कीट आएंगे तो उनके पैर में क्या होता है, चिपक जाएगा। जब उनके पैर में चिपक जाएगा तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये स्त्री केसर वाला भाग है, तो ये भैया स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा तो पराग कण मतलब परागकोश से निकलकर, पराग कण परागकोश से निकलकर जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब यह क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तब यह क्रिया क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, परागण कहलाएगी। तो इसको भी याद रखिएगा, परागकोश से परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, ये जो पूरा भाग देख रहे हैं ये क्या होता है, स्त्री केसर होता है या अंडप होता है। क्या होता है, स्त्री केसर होता है या अंडप होता है। तो भैया स्त्री केसर के भी तीन भाग होते हैं। तो जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्टिग्मा कहते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भैया क्या होता है, अंडाशय होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। क्या कहेंगे, ओवरी। और यहाँ पे बात समझिए, अंडाशय और वर्तिकाग्र को, अंडाशय और वर्तिकाग्र को जो जोड़ने वाली नली है, इसको वर्तिका कहते हैं। इंग्लिश में से हम लोग क्या कहेंगे, स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। अब पुष्प के भैया 4 चक्र होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। इसमें से क्या होता है, 2 आवश्यक चक्र होते हैं और 2 सहायक चक्र होते हैं। अब आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं, तो भैया आवश्यक चक्र आप लोग देख लीजिए, मतलब ऐसा आपको याद करवाएंगे ना कि आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। मतलब आवश्यक चक्र और सहायक चक्र ये पेपर में भी आ जाता है कभी एमसीक्यू में, तो भैया इसको आपको ऐसा याद करवा देंगे कि आप इसको भूलेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे बात समझिए, मान लीजिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, तो भैया इसमें से 2 आवश्यक चक्र होते हैं और 2 सहायक चक्र होते हैं। अब यहाँ पे आवश्यक चक्र और सहायक चक्र को याद करने के लिए आपको एक घरेलू उदाहरण देते हैं, जिससे आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। तो जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस में किसी का भैया शादी होने वाला है। अब जब शादी होने वाला है तो भैया क्या होता है, बारात जाने के लिए बारात तैयार हो गई। अब जब बारात तैयार हो गई तो भाई साहब दूल्हे का मन नहीं है शादी करने के लिए। जब दूल्हे का मन नहीं है शादी करने के लिए, तो पता लगा जैसे ही बारात हमारी निकलने वाली है घर के पास से, तो भाई साहब दूल्हा ही गायब हो गया। जब भैया दूल्हा गायब हो गया, तो जब दूल्हा गायब हो जाएगा तो बताइए बारात जाएगी, बारात ही नहीं जाएगी। तो भैया यहाँ पे बात समझिए, अगर शादी हो रही है तो शादी में क्या होगा, दूल्हा क्या होता है भैया, आवश्यक आदमी होता है। अगर दूल्हा ही नहीं रहेगा तो शादी ही नहीं होगी। तो यहाँ पे बात समझिए, दूल्हा क्या होगा, यहाँ पे आवश्यक आदमी होगा, इंपॉर्टेंट आदमी होगा भाई साहब। ये क्या हो जाएगा, आवश्यक आदमी होगा। अगर मान लीजिए इधर से कोई दिक्कत नहीं, इधर से भैया बारात पहुंच गई। जब इधर से बारात पहुंच गई तो भैया उधर जब बारात पहुंच गई और दुआरे कचार होने के बाद भाई साहब क्या हुआ, लड़का बैठ गया जयमाल के पास, और भाई साहब उधर मान लीजिए कि लड़की का मन नहीं है शादी करने के लिए, और लड़की पता चली भाग गई। जब भैया लड़की भाग गई तो यहाँ पे फिर भी शादी रुक जाएगी। तो यहाँ पे बात समझिए, जैसे शादी में दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा और दुल्हन क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इनके बिना भैया शादी संपन्न ही नहीं होगी। तो भैया यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, आवश्यक चक्र होंगे। तो यहाँ पे बात समझिए, ये दोनों आवश्यक चक्र होंगे। और जो घराती और बाराती होते हैं वो क्या होते हैं, सहायक चक्र में आएंगे। किस में आएंगे भैया, सहायक चक्र में आएंगे। तो यहाँ पे बात समझिए, जैसे आप लोग जान गए शादी जब होती है तो उसमें दूल्हा और दुल्हन आवश्यक होंगे, और जो घराती और बाराती होते हैं वो सहायक आदमी होते हैं। तो आई होप कि इतना बातें आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो बाह्य दल होता है, जो दल होता है, बाह्य दल होता है, जो दल होता है, ये क्या होता है भाई साहब, ये सहायक चक्र होता है। क्या होता है, बाह्य दल, और दल क्या होता है, सहायक चक्र होता है। जो इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर जो होता है, ये क्या होता है, आवश्यक चक्र होता है। क्यों, क्योंकि इनके बिना परागण की क्रिया संपन्न ही नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम सभी पुष्प से पुंकेसर को हटा दें तो परागण नहीं होगा, या सभी पुष्प से स्त्री केसर को हटा दें तब भी परागण नहीं होगा। तो ये पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं, और दल और बाह्य दल क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो भैया जब अंडाशय के अंदर आप जाएंगे तो अंडाशय के अंदर क्या मिलता है भैया, बीजांड मिलता है। तो अंडाशय के अंदर क्या होता है भैया, बीजांड होता है। और बीजांड जो होता है अंडाशय से एक पतली नली के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है, एक पतली नली के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। और यहाँ पे बात समझिए, जो बीजांड वृंत होता है वो बीजांड से जिस स्थान पे जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नाभिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइलम बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। और यहाँ पे बात समझिए, अंडाशय जो होता है 2 स्तर के द्वारा घिरा होता है। मतलब जो अंडाशय होता है वो 2 स्तर के द्वारा घिरा होता है। तो जो इसमें बाहरी स्तर होगा, बाहरी स्तर होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण कहते हैं। और भाई साहब जो इसमें आंतरिक स्तर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः
अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः अध्यावरण कहते हैं। और अध्यावरण एक स्थान पे क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। मतलब भैया क्या होते हैं? पूरे जुड़े नहीं होते हैं। तो जब अपूर्ण होते हैं तो एक छिद्र बन जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। और अध्यावरण जहां से निकलते हैं, अध्यावरण जहां से निकलते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। निभाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलाजा कहते हैं। तो भैया जहां से अध्यावरण निकलेंगे, याद रखिएगा, उसे निभाग कहते हैं, जिसे चलाजा कहते हैं। अब भाई साहब, बीजांड के अंदर क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। और इन कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। भैया जो इसके अंदर कोशिकाओं का समूह होता है उसे बीजांड काय कहते हैं। अब यहां पे बात समझिए, बीजांड काय के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है। एक थैली जैसी संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। अब यहाँ पे बात समझिए, भ्रूण कोश में क्या होता है? तीन कोशिकाएं निभाग की तरफ होंगी। तीन कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिमुख कोशिकाएं कहेंगे। और तीन कोशिकाएं क्या होती हैं? बीजांड द्वार की तरफ होती हैं। तो जो इसमें भाई साहब ये जो बड़ी वाली कोशिका है, बड़ी वाली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। और इसके किनारे जो दोनों कोशिकाएं होती हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहेंगे। और जो बीच में ये दो मतलब केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? ध्रुवीय केंद्रक। जब ये कोशिका का विभाजन कर लेते हैं तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो इस प्रकार मतलब जो यहाँ पे भ्रूण कोश देख रहे हैं, तो भ्रूण कोश में क्या होती है? देखा जाए तो ये कोशिका का विभाजन कर लेंगे, तो भैया 1 2 3 और 3 कोशिकाएं इधर, तो टोटल मिला करके 7 कोश की मतलब 7 कोशिकाएं होते हैं। और केंद्रक की संख्या देखा जाए तो 8 केंद्रक होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है मतलब बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में कि भैया भ्रूण कोश में कुल कितनी कोशिकाएं व केंद्रक पाए जाते हैं? तो इसमें 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात समझिए, जब पुष्प बड़ा होता है और इसमें परागण की क्रिया हो जाती है, तो अंडाशय से क्या बनता है? अंडाशय से फल का निर्माण होता है। और बीजांड से क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। तो इन सभी की अब परिभाषा भी देख लीजिए। तो पुष्प की संरचना की परिभाषा आपको बता दिए थे। बाह्य दल पुंज की परिभाषा भी आप लोग देख लीजिएगा। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है कली अवस्था में जननांगों की सुरक्षा करना। अब यहाँ पे दूसरी भी परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। अब यहां पे बात समझिए, पुमंग। तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है, मतलब पुमंग। अब ये भैया पुमंग किसे कहेंगे और जयांग किसे कहते हैं? तो भैया जो पुंकेसर होता है, जब ये कई सारे होते हैं, तो पुमंग पुंकेसर का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है, जो अनेक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का क्या होता है? नर भाग होता है। और इसके 3 भाग होते हैं, परागकोश, योज्य और पुतंतु। अब यहाँ पे बात समझिए, जो ये स्त्री केसर है, मतलब जो अंडप है, अंडप के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? गायनोसियम कहते हैं। यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है। यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है, जो अनेक अंडपों से मिलकर बना होता है। जो अनेक अंडपों से मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या होता है? अंडाशय होता है। ये था आप लोगों के लिए पुष्प की संरचना के बारे में मतलब जानकारी। आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। बोर्ड एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे ढंग से इसको पढ़िए। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपको कंटेंट भी अच्छा दिया जाएगा। तो आप हमारे वीडियो पे जो भी आपको समझ में आया, कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो आप अगर यहां तक आ गए हैं
तो आप एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी को और जल्दी मतलब तैयार करना चाहते हैं और जल्दी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आप जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे पीडीएफ दी गई है और पीडीएफ से भी आप इसकी परिभाषा को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉपिक समझा दिए हैं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो वहां से पीडीएफ लेकर के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप। एक क्वेश्चन का जवाब ये दीजिएगा कि जो बीजांड होता है वो अंडाशय से किसके द्वारा जुड़ा होता है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।